हाँ, तो हम पढ़ रहे थे कोशिका संरचना। तो अब आते हैं कोशिका झिल्ली के बाद कोशिका भित्ति। केंद्रक होता है कोशिका का, इधर पर कोशिका झिल्ली होती है, इधर पर कोशिका द्रव्य होता है, अब कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिका मतलब होती है पेड़ पौधों की कोशिका है। तो पेड़ पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त इस पर कोशिका झिल्ली के ऊपर एक अलग से एक और परत पाई जाती है, मोटी परत पाई जाती है, छिलका जो होता है। तो पादप मतलब पेड़ पौधों की सिर्फ कोशिकाओं में एक और अलग से झिल्ली पाई जाती है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या बोला जाता है? कोशिका भित्ति। तो पादप मतलब पेड़ पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के ऊपरी सतह पर एक और अलग से एक कड़ी परत पाई जाती है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्य सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्य सेल्यूलोज की बनी होती है और जिस सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। जब मान लो परासरण क्रिया के द्वारा इसका पानी निकल जाएगा बाहर, इसकी हानि हो जाएगी तो वह संकुचित होने लगती है कोशिका। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है। इस घटना को बोला जाता है जीव द्रव्य कुंचन। इस परिघटना को निम्न क्रियाकलाप द्वारा देख सकते हैं। तो इस क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे पता लगता है कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है। मतलब जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उनमें ही जल को अवशोषित करने की क्षमता पाई जाती है, मृत कोशिकाओं में नहीं। ना कि मृत कोशिकाओं में। कोशिका भित्ति पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन, अल्प परासरण दाबी विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। इसी माध्यम से कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती है और कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिका परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है। मान लो इसके अंदर यदि अधिक मात्रा में पानी भर जाता है तो जो कोशिका फैल जाती हैं, कोशिका झिल्ली पर दबाव डालती हैं, वो कोशिका झिल्ली भी इसको ऊपर दबाव डालती है, बांध के रखती रहती है और यह कोशिकीय परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है। फिर आता है केंद्रक। आपको याद होगा कि हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई थी। मतलब प्याज की झिल्ली के बारे में बताए थे कि प्याज जो होता है उसका छिलका निकालेंगे, वो छिलके से एक पतली परत निकालेंगे जो झिल्ली जैसे होती है और एक कांच की ऐसी स्लाइड होती है। इसके ऊपर उस परत को ऐसे रख देंगे काट के और फिर इसको धुलेंगे पानी में और फिर इसको इस पर सैफरन वगैरह डालेंगे
जिससे वो आसानी से उस पर चिपकी रहे और उसको सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। फिर आता है कोशिका में केंद्रक। ये भी एक कोशिका का अंग होता है, केंद्रक, और केंद्रक कोशिका का एक प्रमुख अंग होता है। आपको याद होगा कि हमने प्याज की झिल्ली की कोशिका अस्थायी स्लाइड बनाई थी। हमने इस झिल्ली पर आयोडीन की बूंदें डाली थी। क्यों? यदि हम बिना आयोडीन के स्लाइड देखें तो हम क्या देखेंगे? प्रयत्न करो और देखो कि क्या अंतर है। जब हमने आयोडीन का घोल डाला तो प्रत्येक कोशिका समान रूप से रंगीन हो गई। मतलब यदि आयोडीन की बूंदें डाली जाती हैं तो प्रत्येक कोशिका सामान्य रूप से रंगीन हो जाती, मतलब कलरफुल हो जाती है। कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों में रंगे जाते हैं। मतलब कोशिका के अलग अलग भाग होते हैं, अलग अलग प्रकार के रंगों में रंगे जाते हैं। कुछ क्षेत्र अधिक गहरे रंग के प्रतीत होते हैं और तथा कुछ कम। कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सेफ्रेनिन अथवा मेथिलीन ब्लू विलयन का भी उपयोग कर सकते हैं। हमने प्याज की कोशिका को देखा। आओ अब हम अपने शरीर से ली गई कोशिकाओं को देखेंगे। तो क्रियाकलाप दिया है, कांच की एक स्लाइड लो और उस पर एक बूंद पानी रख दो। मतलब इस प्रकार से कांच की एक स्लाइड लेंगे। स्लाइड मतलब कांच का एक टुकड़ा होता है। इस प्रकार से उस पर पानी की एक बूंद डाल दो और आइसक्रीम खाने वाले चम्मच से पानी अपने गाल के अंदर की खाल को धीरे से खुरचो। पतली जो खलरी इधर रहती है, और क्या चम्मच पर कोई वस्तु चिपक गई है अथवा सुई की सहायता से इसे स्लाइड पर रख दें। तो स्लाइड पर रखने से इस स्लाइड पर सामान्य रूप से फैलाकर इसे रंगने के लिए एक बूंद मेथिलीन ब्लू की डालें। सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन के लिए स्लाइड तैयार है। अब इस पर कवर स्लिप, मतलब एक और होती है तो उस पर एक कवर स्लिप लगा देती हैं, जिससे मतलब एक और कांच का टुकड़ा होगा उसके ऊपर चिपका दिया जाएगा, जिसको कवर स्लिप कहते हैं। और हम क्या देखते हैं, कोशिका की आकृति कैसी है? इस आकृति को एक पेपर कागज पर बना। क्या आप कोशिका के मध्य में एक गहरे रंग वाली गोलाकार अथवा अंडाकार डॉट की तरह की संरचना देख रहे हैं? इस संरचना को केंद्रक कहते हैं। क्या इस प्रकार की संरचना प्याज की झिल्ली में भी थी? तो केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा सक पाता है। कोशिका द्रव्य के विषय में हम अनुभाग 5.24 में पढ़ेंगे। केंद्रक में क्रोमोसोम, मतलब इस केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम जैसे धागे समान संरचनाएं होती हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं गुणसूत्र कहलाते हैं, जो कोशिका विभाजन के समय छड़ आकार के दिखाई पड़ते हैं, छड़ के जैसे। तो जब कोशिका विभाजन होती है, ये कोशिकाओं से दो कोशिकाएं बनती हैं, तो छड़ के आकार के होते हैं। आनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए, इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल।
डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए का क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं और डीएनए जो होते हैं, डीएनए के अंदर छोटे छोटे व्यूअर पाए जाते हैं, प्रत्येक खंड जिसमें जीन होते हैं जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है, उनमें यह डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहते हैं। क्रोमैटिन पदार्थ धागे की तरह की रचना के एक जाल का पिंड भाग होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। कुछ जीवों में कोशिका जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती हैं। यह कोशिका के विकास व परिपक्व को निर्धारित करता है, साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं पर भी निर्देशित करता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका केंद्रक क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है और क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती, इससे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। ऐसे जीव जिनकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटी कोशिका, जिन जीवों की कोशिका में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। मतलब जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, मतलब जो केंद्रक झिल्ली ही नहीं पाई जाएगी, वो कहलाएंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। और जिसमें केंद्रक झिल्ली मतलब अलग से केंद्रक दिखाई देगा, जो झिल्ली पाएगी अलग पर, वो कहलाएगी यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक मतलब प्राइमरी कोशिका, अविकसित कोशिका जो कम विकसित होती हैं, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में और भी अन्य अधिकांश द्रव अंगक नहीं होते जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव के असंगठित भागों द्वारा किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया क्लोरोफिल झिल्लीदार पुट्टिका थैले की तरह संरचना के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लेस्टिड भी होता है। तो इस प्रकार से ये केंद्रक, अब अगला हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य जो कल देखेंगे।